Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the peculiarities of industrial growth of class 10th history chapter number 4. So इस सेक्शन में हम हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो peculiarities का अगर लिटरल मीनिंग को डिस्कस करें तो उसका मतलब होता है कोई कैरेक्टरिस्टिक या किसी चीज की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी. तो पैक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके क्या फीचर्स थे. So European managing agencies which dominated industrial production in India were interested in certain kinds of products. तो हमारे देश में ये जो यूरोपियन एजेंसीज काम कर रही थी जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को डोमिनेट की हुई थी इंडिया में, मतलब एक तरीके से पूरा दबदबा था इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज का हमारे देश की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर. तो ये जो मैनेजिंग एजेंसी हैं ये कुछ ही तरीके के प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी, मतलब ये कुछ ही तरीके के ऐसे प्रोडक्ट थे जिन पे ट्रेड करना चाहती थी. तो इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने क्या किया, टी एंड कॉफी प्लांटेशंस जो हैं वो स्टैब्लिश किए. और ये भी कैसे स्टैब्लिश किए, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है हमारे देश में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे काफी सस्ते में जमीनें ली इन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने. और उस सस्ती जमीन पे फिर इन्होंने टी एंड कॉफी की प्लांटेशंस जो हैं वो सेटअप की. इसके साथ साथ इन मैनेजिंग एजेंसीज ने माइनिंग में भी पैसा लगाया, मतलब माइनिंग की, इंडिगो उगाया और जूट भी उगाया. और बेसिकली इंडिगो और जूट जैसे वो खुद नहीं उगा रहे बट वो फार्मर्स से उगवा रहे थे. तो इस तरीके से जो मैनेजिंग एजेंसीज हैं वो पूरे तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे. Most of these were products required primarily for export trade and not for sale in India. अब जिन प्रोडक्ट्स में मैनेजिंग एजेंसीज इंटरेस्टेड थी या जिन प्रोडक्ट्स में मैनेजिंग एजेंसीज ज्यादातर ट्रेड कर रही थी वो ऐसे प्रोडक्ट थे जो कि ज्यादातर एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, वो इंडिया में बेचने के लिए नहीं चाहिए थे. तो जो मैनेजिंग एजेंसीज हैं वो उन प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही थी जो कि इंडिया में बनाए जाए और इंडिया से फिर दूसरे देशों में बेचे जाए. When Indian businessmen began setting up industries in late 19th century, they avoided competing with Manchester goods in the Indian market. तो जब इंडिया में भी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज को सेटअप करने लगे, उन्होंने शुरू कर दिया, तो शुरू में जो ये इंडियन बिजनेसमैन है इन्होंने कोशिश की कि ये ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे हैं उनसे कंपटीशन अवॉइड करें, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ब्रिटेन से कपड़े आ रहे थे, ब्रिटेन से सामान जो है वो हमारे देश में आ रहा था. ठीक है, तो हमारे देश में जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कोशिश की कि जो ब्रिटेन से सामान आ रहा है उससे कॉम्पीट ना किया जाए इंडियन मार्केट में, क्योंकि ये जो ब्रिटेन से सामान आ रहा था, मान लो कपड़े आ रहे हैं, तो वो काफी सस्ते हुआ करते थे, काफी चीप हुआ करते थे और उनका एक तरीके से दबदबा था मार्केट में. तो जब हमारे देश के बिजनेसमैन ने यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू की तो उन्होंने सोचा कि हम डायरेक्टली इन लोगों से, जो मैनचेस्टर से गुड आ रहा है, जो ब्रिटेन से गुड्स आ रहे हैं, इनसे कॉम्पीट नहीं करते बल्कि कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनके कंपटीशन से बाहर हो. Since yarn was not an important part of British imports into India, the early cotton mills in India produced coarse cotton yarn thread rather than fabric. तो क्या किया इन्होंने कंपटीशन कम करने के लिए, तो ये जो बिजनेसमैन है इन्होंने ये देखा कि ब्रिटेन से ना बना बनाया कपड़ा आ रहा है. ठीक है, तो अब जो इंडियन बिजनेसमैन थे जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की, उन्होंने क्या किया, जो शुरुआत में जो कॉटन मिल सेटअप हुई थी उनमें यार्न प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. यार्न भी कैसा, कोर्स कॉटन यार्न. कोर्स मतलब जो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मोटा या खुरदरा जैसे रहता है, बेसिकली बहुत अच्छी क्वालिटी का यार्न नहीं होता वो. तो ऐसा यार्न उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन से यार्न नहीं आ रहा, ब्रिटेन से कपड़े आ रहे हैं. तो अगर ये लोग भी कपड़े ही बनाएंगे तो फिर इनके कपड़े बिकेंगे नहीं. इंडियन बिजनेसमैन अगर अपनी फैक्ट्रीज में कपड़े बनाएगा तो उनके कपड़े बिकेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रिटेन के कपड़े खरीद रहे हैं. तो इन्होंने क्या किया, अपनी कॉटन मिल्स में यार्न बनाना शुरू किया, थ्रेड जो धागा होता है ना वो बनाना शुरू किया, ताकि एटलीस्ट जो चीज बना रहे हैं, थ्रेड बनाएंगे तो बिकेगा तो सही, क्योंकि ब्रिटेन थ्रेड नहीं ला रहा, मतलब ब्रिटेन से हमारे देश में थ्रेड नहीं लाया जा रहा. तो इससे क्या होगा, हमारे देश के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जब ये थ्रेड बनाएंगे तो इनके थ्रेड बिक जाएंगे. तो कंपटीशन को कम करने के लिए, कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए शुरुआती दौर में जो हमारे देश में कॉटन मिल्स हैं वो कोर्स कॉटन यार्न बना रही थी फैब्रिक के बजाय, मतलब वो कपड़ा नहीं बना रही थी, वो धागा बना रही थी. When yarn was imported, it was only of the superior variety. अब मान लो यार्न इंपोर्ट भी किया जा रहा है
तो ऐसा हो रहा था कि यार्न अच्छी क्वालिटी वाला यार्न इंपोर्ट किया जा रहा था। तो जो कोर्स यार्न है वो अभी भी हमारे देश के जो बिजनेसमैन है वो बेचने में सक्षम थे, कि मान लो अगर दूसरे देशों से, ब्रिटेन से यार्न कोई खरीदेगा भी तो वो अच्छी क्वालिटी वाला होगा, कोर्स क्वालिटी वाला नहीं होगा। तो जिन लोगों को कोर्स क्वालिटी का कॉटन यार्न चाहिए, जिन्हें थोड़ा सस्ता कॉटन यार्न चाहिए, वो हमसे खरीद लेंगे। तो ये सोच के जो इंडियन बिजनेसमैन है वो कॉटन यार्न बना रहे थे। द यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडियन स्पिनिंग मिल्स वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो अब इंडियन स्पिनिंग मिल्स में, इंडिया के जो कॉटन मिल्स हैं, इनमें जो यार्न बनाया जा रहा था, इसे कौन कौन खरीद रहे थे? इसे हैंडलूम वीवर्स खरीद रहे थे। गांव में इंडिया के जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, कपड़ा बना रहे हैं, वो लोग इस यार्न को खरीदते थे। और इसके साथ साथ ये जो यार्न है, ये जो कोर्स क्वालिटी का कॉटन यार्न है, इसको चाइना को भी बेचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। अब क्या हुआ, फर्स्ट जो डेकेड था 20th सेंचुरी का, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे बदलाव आए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। तो हुआ क्या कि इंडिया में जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट जो है वो अपना एक तरीके से तेजी पकड़ने लग गई, क्योंकि अब ये दौर ऐसा था जब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने लग गए थे। ब्रिटिशर्स के अपोजिशन में हमने ये रियलाइज कर लिया था कि ब्रिटिशर्स हमारे भले के लिए काम नहीं कर रहे, तो हमने उनके अपोजिशन में आवाज उठानी शुरू कर दी थी। तो इसी दौर में मूवमेंट आई थी, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है ये बेसिकली क्या कहती है कि हमें अपने देश में बनी हुई चीजें, अपने देश की चीजों को बढ़ावा देना है, ना कि विदेशी चीजों को। तो स्वदेशी मूवमेंट जैसे ही मोमेंटम पकड़ने लग गई, तेजी और रफ्तार पकड़ने लग गई, वैसे ही क्या हुआ, जो लोग हैं गांव में, वो लोग फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करने लग गए कि दूसरे देशों का जो कपड़ा है उसे हम नहीं खरीदेंगे, उसका हम बहिष्कार करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव राइट्स। तो हुआ क्या, हमारे देश के जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं वो सब भी एक गुट होकर अपने राइट की बात करने लग गए, और वो भी फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करने लग गए। मतलब ये तो हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक अच्छा मौका था, क्योंकि ये ऐसा समय है जब हमारे देश के जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे जो इंडिया के बिजनेसमैन थे, उनके लिए अच्छा मौका था कि वो अपने प्रोडक्ट्स बना के लोगों को बेच सके। सो ये जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, इन्होंने भी क्या किया, इस पूरे माहौल में एकजुट हुए, वो ऑर्गेनाइज हुए, और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट को टैरिफ जो है इंक्रीज कर देना चाहिए और कंसेशंस देनी चाहिए इंडियन बिजनेसमैन को। टैरिफ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे देश में किसी दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर टैक्स बढ़ा दो। इससे क्या होगा, हमारे देश में कोई जो दूसरे देश से सामान आ रहा है वो इतना ज्यादा नहीं खरीदा जाएगा। अगर ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान, अगर इस पर टैक्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब इसका प्राइस बढ़ गया। अब हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा उस सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और जब चीज महंगी हो जाती है तो लोग अवॉइड करते हैं खरीदना। तो अगर इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दिया जाता है तो फिर इंपोर्ट्स की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि फिर लोग कम जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदते हैं बाहर से, और फिर लोग कोशिश करते हैं कि अपने देश के अंदर ही जो सामान है वो खरीद ले। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यही डिमांड कर रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि उनको टैरिफ प्रोटेक्शन मिले और दूसरे जो कंसेशन है, जो छूट है, वो उनको मिले। इसके अलावा एक और चीज हुई अर्ली 20th सेंचुरी में, वो ये था कि पहले इंडिया जो यार्न एक्सपोर्ट कर रहा था चाइना को, अभी हमने देखा ना कि ये जो कोर्स यार्न बन रहा था इंडियन कॉटन मिल्स में, ये कोर्स यार्न जो है या तो वीवर्स यूज कर रहे थे, हैंडलूम वीवर्स, या फिर ये जो यार्न है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा था। तो 1906 में क्या हुआ, ये जो चाइना को यार्न एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसमें भी गिरावट आ गई। अब बहुत ही कम मात्रा में चाइना को यार्न एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब चाइनीज एंड जापानीज मिल्स जो हैं ये भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लगी थी, और चाइना के मार्केट में ज्यादातर सामान अब चाइनीज एंड जापानीज मिल से जा रहा था। तो जब चाइनीज मिल एंड जापानीज मिल जो है वो पूरे मार्केट को कैप्चर करी हुई थी चाइना के, तो उस सिनेरियो में हमारे देश से सामान बेचना चाइना को काफी मुश्किल था, क्योंकि चाइनीज के पास ऑलरेडी सामान है, उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज और जापान की इंडस्ट्रीज से सामान खरीद लिया, तो वो हमारे से अब सामान नहीं खरीद रहे थे। So industrialists in India began shifting from yarn to cloth production. अब जब जो इंडियन बिजनेसमैन जो यार्न प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो चाइना को एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, तो अब धीरे धीरे करके इंडिया के जो बिजनेसमैन है अब वो यार्न से क्लोथिंग पे शिफ्ट हो गए। मतलब कि अब वो धागा नहीं बना रहे थे, बल्कि अब वो कपड़ा बनाना उन्होंने शुरू कर दिया।
सो इंडिया में 1900 से लेके 1912 वाला जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे कॉटन पीस गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो डबल हो गई हमारे देश में। मतलब कि कॉटन के जो कपड़े बनते हैं, जो एक एक पीस बनता है, शर्ट पैंट जो भी है, तो ये जो चीजें हैं उनकी प्रोडक्शन बड़ी बढ़ गई, डबल हो गई लगभग 1900 से लेके 1912 के बीच में। क्यों? क्योंकि अब जो ज्यादातर बिजनेसमैन है वो यार्न नहीं बना रहे थे, बल्कि अब वो क्लोथ बना रहे थे, कपड़ा उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। Yet till the First World War, industrial growth was slow. अब भले ही हमारे देश में बहुत इंडस्ट्रीज आने लग गई थी, लोग प्रोडक्शन कर रहे थे, है ना, बट इस सब के बावजूद भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही स्लो थी इंडिया में। बट जब वॉर हुई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो उसकी वजह से हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सिनेरियो है उसमें काफी ज्यादा चेंज आ गया। ड्रामेटिकली जो है चेंज आया, ड्रामेटिकली मतलब एकदम अचानक से बहुत बड़े लेवल पे चेंज आया। With British mills busy with war production to meet the needs of the army, Manchester imports into India declined. तो हुआ क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो डायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट था, तो अब ब्रिटेन में जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो वैसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो कि वॉर के लिए जरूरी हैं, जो कि वॉर के डिमांड्स को पूरा कर पाए। तो ब्रिटेन की अब ज्यादातर इंडस्ट्रीज वॉर प्रोडक्ट्स बना रही थी, और बहुत ही कम ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि डेली आम लोगों के लिए कोई सामान बनाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सडनली इंडिया में जो इंपोर्ट होता था मैनचेस्टर से, मतलब ब्रिटेन से जो सामान आता था इंडिया में, वो कम हो गया, क्योंकि अब ब्रिटेन की जो मिल्स हैं वो सामान नहीं बना रही हैं ज्यादा, वो आर्मी के लिए और वो वॉर के लिए ज्यादा सामान बना रही हैं। इसीलिए मैनचेस्टर से आने वाले गुड्स की जो तादाद है वो कम हो गई। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई। और जब मैनचेस्टर से, मतलब ब्रिटेन से, जब इंडिया में गुड्स आने बंद हो गए, तो अब इंडिया के जो फैक्ट्रीज है, इंडिया के जो बिजनेसमैन है, उन्हें अच्छा मौका मिल गया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ब्रिटेन से सामान नहीं आ रहा था, तो इंडियन जो मार्केट है, इंडियन जो मिल्स हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गई, बहुत ज्यादा उन्होंने ग्रोथ की, और वो अपने होम मार्केट में सप्लाई करने लग गई। मतलब इंडिया में फिर वो अपने प्रोडक्ट्स बना बना के सप्लाई करने लग गई। अब जैसे वॉर थोड़ी लंबी खिंची, तो इंडियन फैक्ट्रीज जो हैं उनको भी वॉर की नीड्स को पूरा करने के लिए सामान बनाने को कहा जा रहा था। मतलब कि पहले लगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी, बट वॉर जो है वो लंबी खिंच गई। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो काफी साल चली। तो जब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो लंबी चली, तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है, ब्रिटेन की जो मिल्स वगैरह हैं, वो प्रॉपर डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी वॉर की। इसीलिए ब्रिटिशर्स, क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिशर्स की ही गवर्नमेंट चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, इंडिया की जो फैक्ट्रीज हैं उनको बोला कि आप भी वॉर नीड्स के लिए सप्लाई बनाओ, मतलब जो लड़ाई में सामान की जरूरत है उन सामानों को आप भी बनाओ। जैसे कि जूट बैग हो गए, आर्मी की यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा हो गया, टेंट्स, लेदर बूट्स, ठीक है, इन सब चीजों की डिमांड अब आने लग गई हमारी फैक्ट्रीज के पास। इंडियन फैक्ट्रीज को भी बोला जाने लग गया कि ये सब बनाओ। इसके साथ साथ हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स। हॉर्स तो आपको पता ही है, घोड़ा। म्यूल मतलब खच्चर होता है। सैडल मतलब कि जब कोई घुड़सवारी वगैरह करता है तो आपने देखा होगा घोड़े की पीठ के ऊपर एक एक चीज सी लगी रहती है जिसपे पर्सन बैठता है, और उस पे पैर रख के, एक ऐसे हैंगिंग सा रहता है, उस पे पैर रख के वो सीट पे, जो घोड़े के ऊपर सीट है उस पे बैठता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है जो घोड़े की कमर पे लगाया जाता है राइडिंग करने के लिए, इसको सैडल कहते हैं। तो हॉर्स एंड म्यूल सैडल्स की डिमांड आने लग गई। और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स है जिनकी डिमांड हमारे पास आने लग गई कि वॉर में इन चीजों की जरूरत है और आप बनाओ। तो इसकी वजह से हमारे देश की जो फैक्ट्रीज हैं अब वो और ज्यादा प्रोडक्शन करने लग गई। डिमांड को पूरी करने के लिए, जो वॉर डिमांड्स आ रही थी, अब इनको पूरा करने के लिए बहुत सारी न्यू फैक्ट्री सेटअप की गई। और एक जो फैक्ट्री है, जो पुरानी फैक्ट्रीज हैं, वो काफी बार चल रही थी, काफी शिफ्ट्स में चल रही थी। मतलब ऐसा था, पहले मान लो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में 8 घंटे काम होता था, बट अब 8 8 8 8 घंटे, मतलब कि 3 शिफ्ट लगाई जा रही हैं 8 8 घंटे की, पूरे 24 घंटे फैक्ट्रीज में काम चल रहा है। इस तरीके से अब जो डिमांड है वो बढ़ चुकी थी। वॉर की वजह से इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि जो एक एक फैक्ट्री है वो काफी शिफ्ट्स में चल रही थी। बहुत सारे नए वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया, और जो वर्कर्स हैं उनसे ज्यादा लंबे समय के लिए काम कराया जा रहा था। मतलब कि नॉर्मली मान लो वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होते हैं, बट अब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो डिमांड को पूरा कराने के लिए लोगों से 12 12 घंटे, 10 10 घंटे काम करवाया जा रहा था। और ओवर द इयर्स क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से हमारे देश में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बूम होने लग गई, बढ़ गई।
अब जब वॉर खत्म हुई तो मैनचेस्टर अपनी पहले जैसी पोजीशन रिकैप्चर नहीं कर पाया। मतलब कि ब्रिटेन से जो कपड़े आते थे पहले, जितनी मात्रा में आते थे, जिस तरीके से पहले ब्रिटेन ने हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया था, अब वो सेम पोजीशन ब्रिटेन वापस से नहीं स्टैब्लिश कर पाया। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो जब ब्रिटेन वापस से इंडिया में बिजनेस करने की सोचने लगा तो वापस से सेम सिचुएशन वो क्रिएट नहीं कर पाया। पहले जो उसका दबदबा था, अब पहले जैसा दबदबा नहीं रह गया था। अब हुआ क्या, ब्रिटेन में ये भी दिक्कत आने लगी कि यूएस, जर्मनी एंड जापान जैसे जो नेशंस हैं ये काफी ज्यादा मॉडर्नाइज होने लगे थे। बट ब्रिटेन जो है वो यूएस, जर्मनी एंड जापान के इकोनॉमी से compete नहीं कर पाया, इनसे compete नहीं कर पाया। जो टेक्नोलॉजी यूएस, जापान, जर्मनी ला रहे थे, जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रहा था इन देशों में, इनके मुकाबले जो ब्रिटेन है वो टिक नहीं पाया। इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन जो है वो क्रम्बल हो गई, मतलब कि एक तरीके से वो लड़खड़ा गई और टूटने लगी वॉर के बाद। कॉटन प्रोडक्शन जो है वो कोलैप्स हो गई ब्रिटेन में। मतलब अब ब्रिटेन में बहुत ज्यादा कॉटन के गुड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे, और जब ब्रिटेन में कॉटन के चीजें, सामान प्रोड्यूस ही नहीं किया जा रहा था तो वो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे। तो अब वॉर के बाद ब्रिटेन से जो कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा था, ब्रिटेन से जो कपड़े आ रहे थे इंडिया में, अब वो भी कम हो गए थे बहुत ज्यादा। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉलोनीज थी हमारे देशों जैसे, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया जैसी जो कॉलोनीज थी जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ था, अब इन देशों में जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मौका मिल गया कि वो अपनी पावर को कंसोलिडेट कर ले, पावर को इकट्ठा कर ले, सारी पावर को अपने हाथों में ले ले। ठीक है, फॉरेन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको अवॉइड करें और होम मार्केट को कैप्चर करें। तो अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और ब्रिटेन अपनी पहली जैसी पोजीशन रीगेन नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ये लोग हैं, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मौका मिल गया कि वो बिजनेस करें, वो अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करें सारे लोगों पे, और फॉरेन जो क्लोथ्स हैं उनके सब्स्टिट्यूट बनाने अब शुरू किए लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब धीरे धीरे करके लोकल इंडस्ट्रीज का भी जो बिजनेस है वो बढ़ने लग गया।